देखिए आज से नई यूनिट स्टार्ट है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स के सारे पार्ट कवर कर चुके हैं। बेटा नाम से कंफर्म है ड्यूल नेचर। स्टार्टिंग में हमने बात पढ़ी थी, हाइगन्स ने कहा लाइट मैकेनिकल है, मैकेनिकल में बेटा लॉन्गिट्यूडिनल है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इतनी चीजें उन्होंने प्रूव की। लेकिन जब पोलराइजेशन आया तो लॉन्गिट्यूडिनल से प्रूव नहीं हुआ। फिर लाइट को क्या माना गया? नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को मीडियम नहीं चाहिए, तो नॉन मैकेनिकल में क्या माना उन्होंने? नॉन मैकेनिकल में माना ट्रांसवर्स और प्रूव किया पोलराइजेशन। तो वहां कहा गया लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है? एक वेव है। अब इस टॉपिक में जब आए तो उसमें लिखा है ड्यूल नेचर, मतलब लाइट के दो नेचर। अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं वेव, अब लाइट का एक नेचर आ गया पार्टिकल। लेकिन उसके पहले एक समस्या है। स्टार्टिंग में शुरुआत में सबसे पहले थ्योरी आई न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लाइट कंसिस्ट फ्रॉम द टेनी पार्टिकल्स इज नोन एज फोटॉन, या उसी को हम कहते हैं कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल, जिनका शेप एंड साइज क्लोज होना चाहिए, बस कैसा भी हो। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब स्टार्टिंग हुई ड्यूल नेचर की तो सबसे पहले यहां पर फिनोमिना आया आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने कहा कि जो लाइट है वो हमारी पार्टिकल की तरीके हैं, और लिया कहां से? ड्यू टू बेसिस ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो क्लासिकल फिजिक्स में आती है। ठीक है, कुछ पार्ट उसका क्वांटम फिजिक्स में भी है, जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में होती है। तो क्वांटम का मतलब ही है कि लाइट जो बन रही है वो कंसिस्ट फ्रॉम टिनी पार्टिकल्स, उसी को हम कहते हैं फोटॉन। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमारी एनर्जी है, वो हमारे एनर्जी के पैकेट हैं, वो हमारी एनर्जी के कुछ बंडल हैं, जिसका हमने नाम दिया था फोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूल नेचर में जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि लाइट एज अ वेव, और बेटा लाइट वेव भी है और लाइट क्या है? हमारा पार्टिकल भी है। इसीलिए इसका नाम दिया गया ड्यूल नेचर कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव एज अ वेल एज पार्टिकल। पार्टिकल भी है, वेव भी है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। आपने शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टॉपिक आया पहला आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब क्या है कि एक मेटल के प्लेट पर हाई फ्रिक्वेंसी की वेव डाल दो या लो वेवलेंथ की डाल दो। भाई वेवलेंथ लो होगी तभी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव डालोगे तो जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको थोड़ी सी एनर्जी लेने पर तुरंत सरफेस से बाहर आ जाते हैं, जिनका हम बेटा क्या नाम देते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते थे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसी फिनोमिना को कहते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उसके पहले कुछ बात कि हम पहले ये तो जान लें आखिर फोटॉन है क्या, क्योंकि सब जगह फोटॉन वर्ड यूज होने वाला है। पूरी मॉडर्न फिजिक्स जहां भी पहुंचेंगे फोटॉन नहीं खत्म होगा। तो पहले हम जान लें आखिर फोटॉन है क्या। तो फोटॉन को पहले पढ़ लेते हैं। देखो बेटा थोड़ा दिमाग लगाना। सबसे पहले न्यूटन ने क्या माना कि लाइट जो है, लाइट कंसिस्ट फ्रॉम टिनी पार्टिकल। टिनी पार्टिकल, इसी टिनी पार्टिकल को कहा गया एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट, ठीक। कुछ लोग वेव पैकेट भी कहते हैं, वेव पैकेट। तो एनर्जी पैकेट को, एनर्जी बंडल को, इसका नाम क्या दिया गया बेटा? फोटॉन। लाइट कंसिस्ट फ्रॉम द टिनी पार्टिकल्स या एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटॉन। और बेटा फोटॉन का दूसरा नाम क्वांटा। फोटॉन का क्या नाम है? क्वांटा। क्वांटा को ही क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अब ठीक है, तो फोटॉन में कह रहा है क्या क्या प्रॉपर्टी। पहली बात, फोटॉन की जो स्पीड थी वो लाइट की स्पीड के बराबर थी। तो जब किसी की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो 299,792,452, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 × 10⁸, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू 299,792,452 ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जिसको अप्रॉक्स हम लोग 3 × 10⁸ कहते हैं। थोड़ी देर सोचो कि जिस पार्टिकल में स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है उसका आप मास मेजर नहीं कर सकते। अगर हम एट अ सर्टेन टाइम, किसी टाइम में डेफिनेट इंटीग्रेशन करके या डिफरेंशिएशन करके कुछ भी सोचें
तो कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा फोटॉन का मास कह रहा आप मेजर नहीं कर सकते। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो कैसा बेटा? इट इज ट्रेवलिंग, ये कैसे चल रहा है? इट इज ट्रेवलिंग विद सी समझ गया ना, स्पीड ऑफ लाइट। जो अप्रॉक्स कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती कितनी? 299,792,452। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक, तो इसको सीधे सीधे आप ये बोलते हो, उतना बड़ा मतलब नहीं है आपको बताने का। फिर कह रहा है कि क्या मीजर नहीं कर सकते? कह रहा इट कैन नॉट मीजर क्या मीजर नहीं कर सकते? मास ऑफ फोटॉन। इतनी स्पीड वाले पार्टिकल का आप मास मीजर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मोस्ट पॉपुलर एमसीक्यू, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटॉन का रेस्ट मास 0। रेस्ट मास क्या होता है? जब मैं रिलेटिविटी थोड़ा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है? 0 होता है। तीसरी बात, अब थोड़ा सोचो कि स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, जब मेजर करोगे मास मेजर नहीं कर पा रहे हो, रेस्ट मास कितना है? 0 है। अच्छा, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, बिल्कुल सही है। स्पीड तो वैक्यूम में भी चलता है, स्पीड एयर में भी लाइट की चलती है, तो भैया ये भी वैक्यूम में चल सकता है। अगर थोड़ा सोचो, एक सरफेस ले लो, मान लो बाई चांस हम एक सरफेस मान लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम लाइट डाल रहे हैं। अब लाइट का हो, बंडल का हो, फोटॉन का सेट का हो, फोटॉन की बीम का हो, एक ही बात है। तो बेटा अगर हम थोड़ा सोचें कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो कह रहा लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन तो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन तो, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी जितनी होती है वो बदलेगी नहीं। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर आपने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फोटॉन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हर फोटॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। आपने कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाया और 200 वाट का बल्ब लगाया, वाट बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी का मींस वाट पर मीटर स्क्वायर, उसी को तो हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो आपने बल्ब का 100 वाट से 200 वाट कर दिया। अब 100 वाट से 200 वाट कर दिया, कमरे का आपने एरिया वही रखा, तो 200 वाट वाला आपको लाइट तेज क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा निकल रहे हैं और हर फोटॉन की एनर्जी नहीं बदल रही। हर फोटॉन की एनर्जी फिक्स है, कितनी होती है? HF। कितनी होती है? HF। तो आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, हर फोटॉन की एनर्जी बेटा इक्वल HF, या आप कह सकते हो इक्वल hc/λ। ठीक, इक्वल hc/λ, ये हर फोटॉन की एनर्जी है। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अभी मैं इसका डेरिवेशन आगे बताऊंगा। इक्वल 1 2 3 7 5, या मैं लिखूं 1 2 3 4 5, या मैं लिखूं 1 2 4 00। ये सब सही होते हैं। वैसे कहीं कहीं बुक में कहता है ये ज्यादा करेक्ट है, ये ज्यादा करेक्ट है, सब सही है। अप्रॉक्स डेसिमल के बाद ही थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो वो नहीं होता, पहले डिजिट सही आती है। अपॉन बेटा लैम्डा, और लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी किसमें? ईवी में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी किसमें मिलती है? ईवी में। और क्रॉम्पटन इफेक्ट में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा ईच फोटॉन की एनर्जी HF, कितना फॉर्मूला? hc/λ। जिसका वेवलेंथ छोटा उसकी एनर्जी कम, जिसकी वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो बताओ क्या नेक्स्ट पॉइंट, ये थर्ड फोर्थ जो भी था, थर्ड फोर्थ क्या था बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मैंने क्या बढ़ा दी? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन भी बढ़ते जाएंगे, बट
but energy of each photon remains unchanged. हर फोटॉन की एनर्जी बदलेगी नहीं। अरे आपने देखा ना 7 वाट का एलईडी, 9 वाट का एलईडी, 15 वाट का, तो अगर उसी कमरे में आप फील करो 10 वाट का लगा लो, फिर 20 वाट का लगा लो, 50 वाट का लगा लो, तो ब्राइटनेस बढ़ जाती ना, क्योंकि फोटॉन, लाइट से फोटॉन निकल रहा है, और जब फोटॉन सेट में आता है तो वो बन जाता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ, चल तो रहा पार्टिकल, लेकिन जब वो पार्टिकल सेट में चलता है तो वो वेव बन जाती है, जिसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो बेटा फोटॉन की एनर्जी नहीं बदली, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ गए। इतनी बात ठीक है। तो मैंने पूछा फोटॉन का मोमेंटम बताओ, फोटॉन का मोमेंटम बताओ, पहले नोट कर लें। अब देखिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, बेटा फोटॉन का मोमेंटम P इक्वल होता है h बाई लैम्डा। अभी आके आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, कितना वो फोटॉन का मोमेंटम है, P इक्वल h बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर मैं कहूं आपसे मोमेंटम का एनर्जी से क्या रिलेशन, मोमेंटम का एनर्जी से क्या रिलेशन, तो बेटा E इक्वल पीसी, E इक्वल पीसी। बेटा E क्या, एनर्जी, P क्या, मोमेंटम, और C आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा ठीक है, अगर आपसे बाय चांस आपसे कोई कहे नंबर ऑफ फोटॉन बताओ, आपसे कोई कहे नंबर ऑफ फोटॉन बताओ, तब हम क्या करें? तो क्या एक काम कर सकता हूं, एक फोटॉन का मोमेंटम P, एक फोटॉन का मोमेंटम P, तो n फोटॉन का मोमेंटम कितना, NP, एक फोटॉन का मोमेंटम P, तो n का कितना, तो ध्यान रखना टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन क्या लिखोगे बेटा, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल की, इसको डिवाइड कर लेना, आपको मिल जाएगा n, या जब कुछ ना मिले तो n इक्वल E बाई P, जब कुछ ना मिले तो n इक्वल E बाई P। n कैसे निकालोगे, एनर्जी में मोमेंटम को डिवाइड कर देना, आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ फोटॉन। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कम लगता है, सबसे ज्यादा यही लगता है, टोटल एनर्जी जितनी आ जाए उसमें एक फोटॉन की एनर्जी से आप डिवाइड कर देना, आपको n मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन। इतनी बात ठीक है। तो ये बेटा सारी बात जो हमने की वो फोटॉन की। फोटॉन कहां से आए आपको मालूम है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ही आए हैं। आइंस्टीन ने थोड़ा डेवलप कर दिया उसको और यूज कर लिया क्या, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से एक रूल बना दिया कि लाइट कंसिस्ट फ्रॉम द टेनी पार्टिकल्स इज नोन एज फोटॉन। लाइट एनर्जी के छोटे पैकेट्स में होती है, लाइट एनर्जी के बंडल्स में होती है, जिसको हम कहते हैं फोटॉन, और फोटॉन को हम कहते हैं बेटा क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो ये सारी जो बातें थी ये फोटॉन की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपके पास आया कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम इजेक्ट कैसे करें, ये समस्या। तो बेटा अगर हम इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो उसके हमारे पास 2-3 प्रोसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रोसेस, तो इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, हम सरफेस से बेटा इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकालें। ठीक है, तो पहला बेटा पहला होता है फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। जरा इसको ध्यान समझना। मान लो इस टॉपिक को आपने पढ़ा था जब हमने डाइलेक्ट्रिक की बात की थी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। दिस इज द टॉपिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, चैप्टर नेम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से। फॉर्मूला नहीं याद है तो गड़बड़ है। जहां पर हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था आपको, तब मैंने पढ़ाया था आपको। ना याद हो मैं कोई बात नहीं, बताता हूं कि ये 2 प्लेटें हैं, एक ये निगेटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है। यहां पर मैंने मेटल शीट रख दी, मेटल शीट। मेटल शीट में क्या है सबको मालूम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
बेटा फील्ड इतनी हाई कर दी, फील्ड कहां चली, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। फील्ड कितनी होती है, अप्रॉक्स 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, इतनी हाई फील्ड पे रखा। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद एमिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा तो शायद आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अपोजिट चलता है। फील्ड जाती है प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन जाता है माइनस से प्लस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो किसकी तरफ भागेगा, प्लस की तरफ। तो यहां जो वैकेंट स्पेस है वो किधर भागेगा, माइनस की तरफ। तो पहला फिनोमिना फील्ड एमिशन, किसी मेटल शीट को पावरफुल फील्ड के बीच में रख दो। ये याद रहे फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए, लगभग 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 6 के ऑर्डर में हो। तो ये क्या करेगा, वो सरफेस से खुद इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा, आपको मालूम है, अपोजिट ऑफ फील्ड, अपोजिट ऑफ फील्ड। किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो पहला प्रोसेस आया फील्ड एमिशन। इससे हम निकाल सकते हैं, कहीं कहीं बुक्स में लिखा रहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन, ठीक है, आप उसको दोनों बात। दूसरा प्रोसेस बेटा थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन, नाम से ही कंफर्म है, थर्मियन, थर्मल, और थर्मल का मीन्स होता है हीट, टेम्परेचर। तो उस मेटल शीट को इतनी हीट दे दो, तो जितना मान लो एक इलेक्ट्रॉन मान लो इसके पास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास 1 eV की एनर्जी है। आपने टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस दिया, तो आप टेम्परेचर को एनर्जी में आसानी से बदल सकते हो। फॉर्मूला होता है E = 3/2 kBT। अगर आपको शायद याद आया हो, चैप्टर था थर्मोडायनामिक और टॉपिक था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और ये रेडिएशन है। E = 3/2 kBT, जहां पर kB को बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं, और E एनर्जी, T टेम्परेचर इन केल्विन। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तो सेकंड प्रोसेस थर्मियोनिक एमिशन। तीसरा प्रोसेस भी है बेटा, तीसरा सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दो, इतना मोमेंटम दे दो कि जब ये मेटल शीट से कोलिजन करे, मेटल शीट से, तो जैसे ही मेटल शीट से कोलिजन करे ये बेटा तुरंत उससे क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी दे दो कि जब ये टारगेट से कोलिजन करे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, फिनोमिना पढ़ा जाता है कम से कम एक तो आए तभी तो एमिशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन, पहले मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने एनर्जी दी, किससे, टारगेट से कोलिजन करने के लिए। टारगेट का मींस मेटल शीट। तो मेटल शीट से जैसे ही कोलिजन करेगा तो वो सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा, इसीलिए सेकेंडरी एमिशन कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन तो बाहर था पहले से ही, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे उसका नाम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस फिनोमिना को कहा गया सेकेंडरी एमिशन। अरे जैसे दो लड़कों में लड़ाई हो और तीसरा वाला फायदा उठा ले, दो की दुश्मनी तीसरा वाला बीच में काम लगा दे, तो सेकेंडरी एमिशन है। और इस वाले को फील्ड एमिशन को समझ जाओ, जैसे एक अनार 100 बीमार, सुना है कि नहीं सुना, कहावत का मतलब समझो, एक के पीछे दो लोग, एक के पीछे दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, अब किसकी तरफ जाएगा, ये तुम समझदार हो। ऐसे थर्मियोनिक एमिशन, पिताजी की मार याद होगी, पिताजी लटका देते हैं मारते मारते, दो झापड़ खींच के मारे, गाल लाल हो गए, तो ये सब थर्मियोनिक एमिशन है। अब वो बात अलग है, तुम बड़े हो गए मारा नहीं खाते हो, अब तुम्हारी बेइज्जती की जाती है, मारा नहीं जाता तुमको। हाँ तो जल्दी से नोट करें इसको बेटा। चौथा टॉपिक है, जो चौथा प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, फिर उसको समझाता हूं। बेटा हमारे पास एक टॉपिक है वर्क फंक्शन, ठीक, वर्क फंक्शन। फोर्थ प्रोसेस को मैंने रोका है, अभी समझाता हूं। वर्क फंक्शन बेटा हमको चीज मालूम है कि हमारे पास जो मेटल शीट होती है, मेटल शीट जैसे सीजीएम है, सीजीएम का वर्क फंक्शन 2.0 से लेकर
कहीं कहीं बुकों में 1.8 भी होता है और कहीं कहीं पर 2.14 भी होता है, यहां तक होता है। ठीक, ऐसे ही बेटा प्लैटिनम जो होता है उसका 5.4 से लेकर 5.65 तक होता है। ठीक, मतलब ये मेटल शीट की एनर्जी है। तो मेटल शीट में है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये नहीं कह सकते ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है? अरे मेटल शीट में इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में है उसी को बेटा हम बोलते हैं ये वर्क फंक्शन। ठीक, अब थोड़ा ध्यान सुनना, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम आपसे कहें वर्क फंक्शन फाई होता है। ठीक, आपने एनर्जी दी ई, इंसिडेंट एनर्जी या फोटॉन दिया, ई फाई से बड़ा है, ई फाई से बड़ा है, तो आपके हिसाब से 100% इट विल प्रॉपर्टी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट मे बी अभी भी 100% नहीं है। क्यों नहीं है? अभी भी 100% नहीं है। कहता ई फाई से बड़ा है, हाँ थ्योरेटिकली 100% ट्रुथ है, बुक के हिसाब से 100% ट्रुथ है कि नहीं, अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये 100% ट्रुथ नहीं है। अब क्यों नहीं ट्रुथ है अभी बताते। तो जरा बताओ, अगर हमको चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन की सरफेस के इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी दोगे? कम एनर्जी में कोई बाहर आएगा नहीं। अरे भाई, दो लोगों की लड़ाई हो, जो मजबूत है वही तो दूसरे को मारेगा, कमजोर वाला मार देगा। आप कह दो नहीं, वो अद्धा मार देगा, अब वो 4 लड़के बुला लाएगा। वो फिनोमिना नहीं है। फिनोमिना वो चीज का नहीं है, फिनोमिना हम उस चीज को समझिए। कह रहा इस मेटल सरफेस के पास ऑलरेडी पहले से एनर्जी है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो इंसिडेंट एनर्जी दे रहे हो, फोटॉन की जो एनर्जी दे रहे हो, वो बेटा कम, उससे ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी तो आपको इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इसीलिए क्या बोला जाता है? हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। शुरुआत में मैंने कहा हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब E इक्वल होता है HF, फोटॉन की एनर्जी होती है HF। तो बताओ F क्या है? फ्रिक्वेंसी। कौन सी फ्रिक्वेंसी? इंसिडेंट। तो बेटा इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी वैल्यू होगी तो एनर्जी भी तो हाई होगी। फिर मेरी बात को सोचो, E इक्वल क्या? hc/λ या बेटा HF। ठीक, अभी आपने शुरुआत में कहा कि हाई फ्रिक्वेंसी की वेव डालो, हाई फ्रिक्वेंसी की, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो, या हाई फ्रिक्वेंसी कह दो या बेटा लोअर वेवलेंथ कह दो, लोअर वेवलेंथ कह दो। भैया वेवलेंथ छोटी, एनर्जी बड़ी, फ्रिक्वेंसी बड़ी, एनर्जी बड़ी। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, जितने में, वही होता है वर्क फंक्शन। जितने में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब ये सबसे छोटी है, मिनिमम बोला आपने, कम से कम, तो ये हो गई मिनिमम। तो क्या कहते हैं बेटा? द मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वो मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। कहां से हो जाए? मेटल सरफेस से, इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसी को बेटा कहते हैं, इज नोन एज वर्क फंक्शन। बोलो बात ठीक है? इतनी बात ठीक है? कहने का मतलब कि अगर हम सरफेस पर इतनी एनर्जी दे दें कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो जाए, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब उस सरफेस के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनके पास जितनी एनर्जी है उससे जब ज्यादा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो मैंने ज्यादा में, उस वाले ज्यादा में रेंज बता दी सबसे छोटी, कि सबसे कम रेंज रखो, जितने में कम से कम निकल आए। एक तो निकल ही आए, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं।
तो मैंने वही बोला कि द मिनिमम इंसिडेंट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल सरफेस में इतनी इंसिडेंट एनर्जी दे दो कम से कम कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, उसी को हम बोलते हैं बेटा वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन होता है बेटा फाई, और फाई इक्वल होता है बच्चों HF नॉट। फाई इक्वल होता है HF नॉट, और इसी F नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अभी ये क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फाई क्या है वर्क फंक्शन, H आप जानते हैं प्लांक कांस्टेंट। बेटा H को 6.626, लेकिन हम लोग 6.6 लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। और बेटा H का नाम क्या है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट, बोलो इतनी बात ठीक है। कम से कम कितनी एनर्जी दे दें कि सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके। ठीक बात समझ में आई। जैसे सपोज दैट कि इसको थोड़ा एग्जांपल से आप प्रैक्टिकल से समझ लो। किसी भी चीज की कॉस्ट 100 रुपए है तो उसको 99 में नहीं खरीद सकते, उसको 101 में खरीद सकते हैं। अगर ना देने वाला हो तो उसके प्राइस पर नहीं दे सकता, लेकिन उसके किसी न किसी हायर प्राइस पे तो आपको दे सकता है। यही चीज यहां पर भी लागू है। जैसे दूसरी बात समझ लो, युद्ध बहुत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, मारपीट करते हो, तो मारपीट में कौन जीतता है? जिसके पास ज्यादा एनर्जी है। अब ये ना कह देना ज्यादा मोटा था तो जीत गया। मोटे पतले से मतलब नहीं, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है और सामने वाले से ज्यादा होगी तभी तो कुछ कर पाएगा। वही काम यहां पे इंसिडेंट एनर्जी कर रही है। इंसिडेंट एनर्जी कहूं मैं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कहूं मैं, वो एक ही बात है। मैं इंसिडेंट वेवलेंथ कहूं एक ही बात है, लेकिन इंसिडेंट वेवलेंथ में कहूंगा तो लोअर और फ्रीक्वेंसी में कहूंगा तो हायर। वेवलेंथ में कहूंगा लोअर तो फ्रीक्वेंसी में कहूंगा हायर। बोलो इतनी बात सही, पहले इसको नोट कर लो। अब देखिए फिनोमिना में आपने कहा कि ई जो है बेटा वो या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो किसके साथ, फाई के साथ, या तो एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल हो जाए। क्या बच्चा ई इक्वल HF होता है? इक्वल HF, HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। तो बताओ यहां से F की वैल्यू क्या मिली, ग्रेटर देन इक्वल टू फाई अपान H। बेटा मतलब फाई अपान H मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए। इसी को बेटा कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फाई अपान H को F नॉट कहते हैं। ऐसे कोई न्यूमेरिकल में नहीं आता है कभी, मैं सिर्फ समझाने का मतलब आपको बता रहा हूं। अगर कहीं पर आपको ग्राफ मिल गया, ग्राफ, तो यहां पर याद रखना पड़ेगा कि फाई अपान H को हमने क्या लिखा है, F नॉट लिखा है। यहां पर ये पहचान है। इसी F नॉट को कहते हो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जरा एक चीज बताओ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या आपको नहीं लगता कि वैसे ही मिलती जुलती जैसे एनर्जी? अभी आपने कहा था एनर्जी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी एनर्जी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता द मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी टू eject electron from metal surface? कौन सी एनर्जी बेटा? मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जो आप फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, वेव डाल रहे हैं, फोटॉन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तो कम से कम ले ही लेना कि जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एमिट हो जाए। जरा सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो बाहर आएगा? नहीं आएगा। आपको इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखनी होगी, तभी वो सरफेस से बाहर आएगा। बोलो इतनी बात सही है, इतनी बात कंफर्म है? तो ये बेटा हो गई हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसी फिनोमेना को मैं ऐसे भी कर सकते थे, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। E को क्या कहते हो, HC बाई लैम्डा। HC बाई लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। बताओ बेटा यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लिखूं?
अगर c अपान लेमडा, तो क्या आपको याद है कि v इक्वल एफ लेमडा होता है, तो क्या बच्चों f इक्वल v बाई लेमडा। क्या सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर लाइट की स्पीड एयर में है तो v की जगह c लिख सकते हो, c बाई लेमडा, और c बाई लेमडा को f कहते हो। चाहो तो यहां बदल सकते थे हम इसको, लेकिन हमें बदलने की आवश्यकता नहीं। तो जरा फिनोमिना सेट करो, तो 1 अपान लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपान एच सी, 5 अपान एच सी। इसी को बेटा कह देते हैं 1 अपान लेमडा नॉट, या चेंज कर लो, लेमडा को ऊपर कर लो, लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बेटा, एच सी अपान 5, और इसी को फिनोमिना में क्या बोल देते हैं, लेमडा नॉट। कौन सी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो थ्रेशोल्ड के मतलब फिर बदल गए, यहां पर कह रहे थे मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाली मिनिमम रख रहे हो तो वेवलेंथ तो बढ़ जाएगी। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या मिनिमम है कि मैक्सिमम है, वो मिनिमम नहीं है, वो कौन सी वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे कि लाइट क्या करे, मेटल सरफेस क्या करे, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दे, इलेक्ट्रॉन को एमिट। तो ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नोट कर लो जनाब। अब देखिए आइंस्टीन की जो इक्वेशन जो सबसे पॉपुलर है बेटा, मान लो मैं यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ लो बेटा, मान लो हमारे पास मेटल शीट है, इस मेटल शीट पे बहुत सारे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कुछ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी हैं, कुछ वैलेंस हैं और कुछ बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहां से बेटा हमने हाई रेडिएशन, हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन डाला, लेकिन एक समस्या, मैंने शुरुआत में अभी आपको एक बात कही बोली थी कि E अगर 5 से बड़ा भी है तो श्योर अभी भी नहीं है, पता नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो मे बी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा श्योर क्यों नहीं, जरा सोचो, मेरे पास ये सीजियम की मेटल है और सीजियम की प्लेट का 2.14 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। जरा सोचो अगर मैंने इसको 7 eV, मान लो 7 eV की एनर्जी दे दी, ठीक, तो यहां पर आया वर्क फंक्शन 5, यहां पर बेटा आ गया कि वेस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्ट हुई, और बेटा यहां पे आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपने 7 eV दी, इसको डिमांड थी 2.14 eV की, इसको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में बाकी बचा हुआ जो भी बचा हो, तो 2.14 को मैं 2.1 लिख देता हूं, यहां पर 14 1 लिख देता हूं समझने के लिए। तो कितना बचा बेटा यहां पर अप्रॉक्स 4.9, कितना बचा 4.9, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में चला गया, इलेक्ट्रॉन आया बाहर मोशन करेगा। लेकिन बेटा एक बात सोचो, आपने 5 eV दी, इसने 2.1 eV ली, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पड़ोस में भी नेबरिंग भी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करेंगे तो आपको मालूम है एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस, क्योंकि यहां पर इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं। इलास्टिक कोलिजन कौन करता है, बहुत ध्यान से रखना, फोटॉन का केस ऐसा है, ऑलवेज एक ही बात मानी जाती है, इलास्टिक कोलिजन। इस बात को शायद मैं पॉइंट्स में लिखना भूल गया था, आपको अब बता दे रहा हूं। फोटॉन में हमेशा इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन की पहचान है जितना मोमेंटम पहले उतना बाद में, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले और उतनी बाद में, ये सिर्फ फोटॉन के केस में होता है। लेकिन यहां पर बेटा सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लड़ेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, तो हो सकता है कि 2.1 eV तो वर्क फंक्शन में चली गई, और बेटा बची जो थी वो 4.9 eV वेस्ट हो गई। तो अगर वेस्ट हो गई, भाई इलेक्ट्रॉन निकला सरफेस से बाहर चला, दूसरा इलेक्ट्रॉन से लड़ा, फिर नीचे आ गया, फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ गया, तो वो एनर्जी तो ऐसे ही लॉस कर रहा है, और सरफेस पर पहुंचते पहुंचते एनर्जी खत्म हो गई। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि हमने 5 eV दिया, इसने 2.1 eV लिया और इसने लॉस कर दिया 5.9 eV, अब आपको लग रहा है दिया 5 eV,
और टोटल मिला के आ रहा है आपने 5 to 7 और यहाँ पर 2.1 EV था, तो इसको यहाँ लेना 2.9, मैंने 7 EV समझा था, तो 5 EV है तो 2.9। बेटा 5 EV दिया और मान लो यहाँ से 5 EV के अलावा मान लो 3.9 मान लो 3.9 EV वेस्ट हो गई। तो ये ज्यादा कैसे वेस्ट हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो उसकी पहले से कुछ एनर्जी होगी, जो पहले से एनर्जी है उसके पास वो भी वेस्ट हो गई। तब तो 100% श्योर है कि वो बाहर आएगा ही नहीं। आपने 5 EV दी, 2.1 EV उस वर्क फंक्शन में चली गई, बची ज्यादा, जो बची जितनी उससे ज्यादा वो वेस्ट कर चुका, तो वो सरफेस से बाहर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इज ग्रेटर देन 5, नॉट श्योर 100%, बट प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली मे बी इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का वो इजेक्ट कर दे। अगर प्रॉपर कर रहा है हो सकता है सबसे क्लोज जो पास वाला था वो तो तुरंत बाहर आ गया, लेकिन समस्या जो सबसे नीचे था ऊपर वाले से लड़ेगा, इससे लड़ेगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसको बाहर निकलने में सारी एनर्जी तो उसने कोलिजन में वेस्ट कर दी, बाहर आ ही नहीं पाएगा। मेरी बात का मतलब समझ में आया? जो सरफेस के सबसे क्लोज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर आ गए, जो जितने नीचे थे उसको निकलने में उतनी प्रॉब्लम, क्योंकि कोलिजन हो रहा था। और यहां पर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इनइलास्टिक, और इनइलास्टिक हैव टू प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी लॉस आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इनइलास्टिक क्या करता है? एनर्जी लॉस करता है। तो बताओ मैक्सिमम एनर्जी कितनी? मान लो मैक्सिमम सबसे ज्यादा एनर्जी कितनी मिली, तो मान लो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की के मैक्स कितनी है? के मैक्स आपने कितनी दी? ई। आपने कितनी दी? ई दी। आपने कितनी दी? ई। कितना वर्क फंक्शन में वेस्ट हुआ? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए के मैक्स, जो है बेटा E - 5। देखो जरा इधर देखो, इस 4.9 मिला, कैसे निकाला? ये हमारी देने वाली एनर्जी फोटॉन की, ये वर्क फंक्शन देखो, दोनों घटाओ, ये मैक्सिमम कंडीशन मैंने ली। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, हमने लेट किया के मैक्स। अब सोचो बेटा के मैक्स इक्वल ई, क्या बच्चों ई को HF कहते हो? ई को HF, और बेटा फाई को HF नॉट कहते हो, फाई को HF नॉट। फर्स्ट इक्वेशन सेट हो गई, ये न्यूमेरिकल में यूज हो सकती है बेटा। अगर के मैक्स एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होगी तो भैया स्पीड भी तो मैक्सिमम होगी, खुद सोचो। तो क्या लिख सकते हो? हाफ mv² मैक्स इक्वल बच्चों HF माइनस HF नॉट, ये भी हो सकता है बेटा। ठीक बेटा, हम हो सकता है फ्रीक्वेंसी को बदल दें। आपको मालूम है कि बेटा F इक्वल क्या होता है? C/λ होता है। तो बेटा F नॉट इक्वल क्या होगा? C/λ नॉट। आपको दिक्कत हो इसको मैक्स मान लो, ये मैक्स होगा तो बच्चा ये वाला मिनिमम होगा, और बेटा ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट मिनिमम है तो बेटा लैम्डा कैसा होगा? मैक्स होगा। रख लीजिए इक्वेशन में। तो हाफ mv² मैक्स इक्वल बच्चों HC/λ मिनिमम, HC/λ मिनिमम माइनस HC/λ मैक्सिमम। तो बेटा HC कॉमन दिख रहा है, यहां से HC को बच्चों कॉमन कर लो तो बन जाएगा लैम्डा मैक्स माइनस लैम्डा मिनिमम अपान लैम्डा मैक्स इनटू लैम्डा मिनिमम। अब ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब समस्या ये है बेटा कि पता नहीं न्यूमेरिकल में किस फॉर्मूले की बात करें, कौन सा फॉर्मूला आपसे रखवाए। अगर हमसे 5 ऐसे बेटा आपको मोस्टली ईवी में देगा तो एक आप काम कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को ऐसे सेट कर लीजिएगा, के मैक्स इक्वल 12/400 या 1 2 3 7 5 या 1 2 3 7 5 या 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, अपॉन लैम्डा इक्वल HC/λ। लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी किसमें मिल जाएगी? ईवी में, और माइनस बच्चा 5 -5। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी कोई भी बेटा फॉर्मूला यूज हो सकता है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उसमें हर फॉर्मूला जो है वो कह सकते हो फॉर्मूला है, हर न्यूमेरिकल भी यूज हो सकता है। तो ये आइंस्टीन की इक्वेशन है। आइंस्टीन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यूज की थी।
ठीक है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से कहा कि फोटॉन डालें, मैं हाई फ्रिक्वेंसी वेव ना कहूं, मैं कहूं फोटॉन डालूं सरफेस पर, तो फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा है, खींच लेगा बाहर। फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है तो नहीं खींच पाएगा। लेकिन जो सरफेस पे है वो इजीली मूव करेगा, लेकिन जो सरफेस के अंदर है जितना बाउंड है बेटा उतना इनइलास्टिक कोलिजन करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो इट मे बी टेंडेंसी व्हेन इज ग्रेटर देन 5, बट इन द प्रैक्टिकल, इन द न्यूमेरिकल यू कैन राइट इज ग्रेटर देन 5, यस इट विल श्योर 100% इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिकल में, न्यूमेरिकल में आप यस लिखेंगे कि ई 5 से बड़ा है तो करेगा, लेकिन थ्योरी में नॉट 100% श्योर। आप इस फिनोमिना को ऐसे दिखा सकते हैं। बोलो बात ठीक है, नोट कर लें।